भारत को अपनी फ्यूचर एयरक्राफ्ट्स को डेवलप करने में यूके की तरफ से मदद करने का ऑफर दिया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट की एक बहुत बड़ी कंपनी के ऊपर अभी F-35, F-22, B-1 और इस तरीके की और भी कई तरह के हाईटेक यूएस डिफेंस सिस्टम के डाटा को चाइना के साथ शेयर करने का आरोप लगाया गया है। DRDO की तरफ से एक ऑल वेदर टेस्टिंग फैसिलिटी को या लेबोरेटरी को सेटअप करने का प्लान किया जा रहा है। चाइना की तरफ से हाल ही में लॉन्च किए गए लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट अभी कंट्रोल से बाहर हो गया है और अभी ये तेजी से अपना अल्टीट्यूड खो रहा है, जो कि कहीं पर भी गिर सकता है। और अंत में चाइना की तरफ से अभी स्पेशली तिब्बतियंस की आर्मी को तैयार करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट फाइटर जेट्स को लेके। तो जैसे कि अभी भारत और यूके के पीएम के बीच एक वर्चुअल मीटिंग को अरेंज किया गया था, वैसे यूके की पीएम बोरिस जॉनसन अभी भारत गश्त पर आने वाले थे और जैसे कि अभी हालात आप सभी को पता है, तो इस वजह से उनके इस विजिट को कैंसिल किया गया और ये शायद दूसरी बार है जब उनकी भारत गश्त को कैंसिल किया जा रहा है और इसी वजह से अभी दोनों देशों के पीएम के बीच वर्चुअल मीटिंग को अरेंज करने का फैसला किया गया था। इस दौरान यूके की तरफ से भारत के साथ कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत किया गया और स्पेशली इस मुश्किल वक्त में भारत को यूके की तरफ से काफी मदद किया जा रहा है। लेकिन दूसरे तरफ अगर डिफेंस की बात करें तो अभी भारत और यूके के बीच कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए और कॉम्प्लेक्स डिफेंस इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया गया है। अभी भारत और यूके की तरफ से एक 10 साल की डिफेंस कोऑपरेशन का रोड मैप को तैयार किया जा रहा है, जिसमें अपने खुद की डिफेंस रिलेशन को बेहतर बनाने के साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ भी स्टेप लिया जाएगा। इसमें यूके की तरफ से भारत को अपनी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट्स के डेवलपमेंट में मदद करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें फिलहाल तो तेजस MK2 में यूके भारत को मदद करने की बात सामने आई है और इसके अलावा यूके की कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अभी आगे चल के इंडियन ओशन रीजन में भी ऑपरेट करने वाला है और यूके की तरफ से अभी भारत के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर में भी अपने ऑफिसर को तैनात करने का फैसला किया गया है। साथ ही साइबर थ्रेट्स को भी काउंटर करने के लिए यूके अभी भारत के साथ मिलकर काम करने वाला है। अब जहां तक तेजस MK2 में या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भारत की मदद करने की बात रही है, तो ये शायद इंजन को लेके होने वाली है, क्योंकि हाल ही में ही रोल्स रॉयस और HAL के बीच मरीन इंजन को लेके एक MOU को साइन किया गया था और एक एरो इंजन को बनाने के लिए अभी इन दोनों की बातचीत किया जा रहा है। तो अगर ये डील साइन होता है तो ये आगे चल के तेजस MK2 या भारत की सभी फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट में सच में भारत को काफी मदद करने वाला है, क्योंकि बिना इंजन के अगर हम सिर्फ अमेरिकन ओरिजिन जनरल इलेक्ट्रिक की 404 या 414 सीरीज के इंजन के भरोसे रहते हैं तो फ्यूचर में हमें क्या दिक्कत हो सकता है, इसके बारे में मैंने पहले भी आप सभी को बता रखा है। अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट और चाइना को लेकर। आप सबको पता होगा कि चाइना की तरफ से अभी तक जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट बनाए गए हैं ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कॉपी हैं और शुरू से ही जब चाइना की तरफ से अपनी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाना शुरू किया गया तब से ये खबर सामने आ रहा था कि चाइना की तरफ से इसको यूनाइटेड स्टेट की F-35 एयरक्राफ्ट की डाटा को चुराकर बनाया जा रहा है। लेकिन अभी कुछ ऐसे खबर सामने आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि दरअसल चाइना ने इनको यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस नेटवर्क को हैक करके चुराया नहीं था, बल्कि इनको यूनाइटेड स्टेट की एक बहुत बड़ी डिफेंस कंपनी की तरफ से चाइना के साथ शेयर किया गया था। अब यूनाइटेड स्टेट बेस्ड एक कंपनी हनीवेल को गलत तरीके से F-35, F-22 और B-1 सीरीज की बॉम्बर्स के कुछ ब्लूप्रिंट को चाइना के साथ शेयर करने की वजह से उनके ऊपर फाइन लगाया गया है। इसको लेके किए गए इन्वेस्टिगेशन से अभी पाया गया कि हनीवेल की तरफ से इन सभी एयरक्राफ्ट की ब्लूप्रिंट्स, लेआउट और मेजरमेंट के साथ साथ और भी कई तरह के डाटा और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की डाटा को चाइना के समेत कनाडा, मेक्सिको, आयरलैंड और ताइवान के साथ शेयर किया गया है और इसके अंदर गैस टर्बाइन इंजन की टेक्नोलॉजी भी शामिल है। इसमें जो इंजीनियरिंग ड्राइंग डाटा को चाइना के साथ शेयर किया गया था उसमें F-35, F-22, B-1, C-130 चिनूक हेलीकॉप्टर और अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ साथ M1A1 मेन बैटल टैंक और टॉमहॉक मिसाइल की ड्राइंग भी शामिल है। हनीवेल का कहना है कि इन सभी ड्राइंग में कोई खास बात नहीं था और हनीवेल की तरफ से इनकी कोई भी टेक्निकल डाटा को शेयर नहीं किया गया, लेकिन फिर भी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से बताया गया कि इन सभी को यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट के बिना परमिशन के चाइना के साथ शेयर किया गया है। तो इसी वजह से इसको अभी इंटरनेशनल ट्रैफिक नाम रेगुलेशन का वायलेशन माना जा रहा है और इसी वजह से अभी हनीवेल के ऊपर लगभग $13 मिलियन का फाइन लगाया गया है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से। आप सब जानते हैं कि जब भी किसी भी वेपन को डेवलप किया जाता है तो इसको ऑपरेशनल करने से पहले कई बार टेस्ट किया जाता है
और आपको पता होगा कि नॉर्मली जो हॉट वेदर ट्रायल्स होते हैं इनको राजस्थान में कंडक्ट किया जाता है, कोल्ड वेदर ट्रायल्स को लद्दाख में किया जाता है या फिर सिक्किम में किया जाता है। और इसके अलावा जब किसी मिसाइल की टेस्टिंग होती है और एक्सट्रीम कंडीशन में इनको टेस्ट करना होता है तो इनको उड़ीसा के तट से टेस्ट किया जाता है। अब भारत की जो क्लाइमेट है ये कई प्रकार की है, जहाँ पर आपको अलग अलग तरह के क्लाइमेट कंडीशन देखने को मिलने वाली है। स्पेशली हमारी जो मेन फ्रंट है वो ईस्ट से लेके नॉर्थ होके वेस्ट तक है, और यहाँ पर राजस्थान, हिमालय और अरुणाचल प्रदेश की जंगल वाले एरिया में हमको 3 अलग अलग तरह के क्लाइमेट देखने को मिलने वाले हैं, जिस वजह से हमारे वेपन सिस्टम का इन सभी वेदर कंडीशन में सही से परफॉर्म करना काफी जरूरी होता है। और इसी वजह से इनको कई बार टेस्ट करना पड़ता है, और इसमें हॉट वेदर ट्रायल, कोल्ड वेदर ट्रायल, हाई एल्टीट्यूड ट्रायल, ये सब करके कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट की डेवलपमेंट ट्रायल को पूरा करने में हमको सालों लग जाते हैं, क्योंकि हर कोई सीजन साल में एक ही बार आता है और हम विंटर में हॉट वेदर ट्रायल को कंडक्ट नहीं कर सकते या फिर समर में विंटर ट्रायल को कंडक्ट नहीं कर सकते। पर अभी डीआरडीओ की तरफ से एक ऑल वेदर टेस्टिंग फैसिलिटी को भी सेटअप करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी तरह की क्लाइमेट कंडीशन को सिमुलेट कर सकते हैं। इसमें 74 डिग्री से लेके -54 डिग्री तक की टेम्परेचर को सिमुलेट किया जा सकता है। आप सोच सकते हैं कि जब हम किसी मिसाइल की टेस्टिंग करते हैं या किसी आर्टिलरी गन की टेस्टिंग करते हैं तो इसको कोई छोटी एरिया में टेस्ट नहीं किया जाता है, तो इतनी बड़ी एरिया को हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे या फिर किस तरीके से इतने बड़े एरिया की क्लाइमेट कंडीशन को हमारे हिसाब से चेंज कर पाएंगे। तो दरअसल यहाँ पर डीआरडीओ की तरफ जो ऑल वेदर क्लाइमेट लैब को बनाने का फैसला किया जा रहा है, ये साइज में छोटा ही रहने वाला है। लेकिन होता क्या कि जब हम किसी भी डिफेंस सिस्टम को या वेपन को टेस्ट करने के लिए ले जाते हैं तो इस दौरान इसकी अलग अलग पैरामीटर को टेस्ट किया जाता है, जिसमें बैटरी, हाइड्रोलिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम जैसे और भी कई चीज होती है, और इनकी परफॉर्मेंस को अलग अलग वेदर कंडीशन में मॉनिटर किया जाता है कि कितनी गर्मी को सह सकते हैं या फिर कितनी ठंडी में सही से ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस लैब के अंदर इन्हीं सब चीजों को ही सिमुलेट किया जाएगा, जिससे पहले से ही हमें ये पता लग जाएगा कि इन सिस्टम की ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ होने वाली है। अभी इन सभी चीजों को करने के लिए हमको साल भर का वक्त लग जाता है, क्योंकि वेदर तो साल में एक ही बार आता है, लेकिन लैब के अंदर हम सभी चीजों को साल में कभी भी टेस्ट कर सकते हैं। अगला अपडेट चाइना की तरफ से। आप सभी को मैंने 1 या 2 दिन पहले बताया था कि चाइना की तरफ से अभी अपनी स्पेस स्टेशन की पहली सेंटर मॉड्यूल को लॉन्च किया गया था, और इसे चाइना की तरफ से अपनी लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट की मदद से 29 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। अब इसने चाइना की स्पेस स्टेशन की कोर मॉड्यूल को तो अपनी ऑर्बिट में प्लेस कर दिया है, लेकिन इसके बाद ये जो लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है ये अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है, और इसने अभी अपना खुद का एक टेम्परेरी ऑर्बिट बना दिया है, और ये धीरे धीरे नीचे की तरफ गिर रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के मुताबिक ये पिछले 1 हफ्ते के अंदर ही 80 किलोमीटर का अल्टीट्यूड खो चुका है, और ये शायद अब तक का सबसे बड़ा अनकंट्रोल्ड मैन मेड ऑब्जेक्ट होने वाला है, जो कि धरती में री एंट्री लेने वाला है। इससे पहले भी जब चाइना ने पिछली बार लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च किया था, उस दौरान भी कंट्रोल से बाहर हो गया था, और इसका एक रॉड था जो कि आइवरी कोस्ट के पास आके गिरा था, जिससे कई बिल्डिंग डैमेज हुए थे। लेकिन इस बार ये उससे काफी बड़ा होने वाला है, और साइंटिस्ट के मुताबिक इसकी री एंट्री के दौरान हो सकता है कुछ बार जल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस दौरान जो इफेक्ट होने वाला है वो लगभग 100 मील तक हो सकती है। ज्यादातर चांसेस ये कि ये समंदर के अंदर ही गिरने वाला है, लेकिन जैसे कि ये कंट्रोल से बाहर हो चुका है तो कुछ भी एक्यूरेटली बताना पॉसिबल नहीं है। अब ये न्यूयॉर्क में, मैड्रिड में, बीजिंग में, चिली में या फिर न्यूजीलैंड के ऊपर भी गिर सकता है, लेकिन इसके चांसेस काफी कम है। अब चाइना की तरफ से अपनी खुद की स्पेस स्टेशन को भी लॉन्च करने को लेके सवाल किया जा रहा है कि अगर चाइना इसको मिलिट्री यूज के लिए इस्तेमाल करता है तो ये चाइना को ह्यूज एडवांटेजेस दिलाने वाला है। और अभी तो चाइना की तरफ से अपनी स्पेस स्टेशन में 3 की जगह पे 6 मॉड्यूल को ऐड करने का प्लान कर रहा है। अगला अपडेट भी चाइना की तरफ से। तो कुछ महीने पहले ये रिपोर्ट सामने आया था कि लद्दाख में इंडियन आर्मी को काउंटर करने के लिए चाइना की तरफ से तिब्बतियंस को अपने फोर्स में शामिल करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया था, और ये प्रोसेस फरवरी से शुरू किया गया था। और अभी भी पीपल लिबरेशन आर्मी की अलग अलग टीम अलग अलग जगह में जाके तिब्बतियंस को पीपल लिबरेशन आर्मी में शामिल करा रहे हैं, और अभी एक तिब्बतियंस की फोर्स को तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है। अब शुरू से ही चाइना की तरफ से गुरखा लोगों को भी अपने फोर्स में शामिल करने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन ये बात इतना जमा नहीं, क्योंकि गुरखा लोग चाइना के साथ शामिल होना नहीं चाहते थे। इसके बाद चाइना की तरफ से अभी सिर्फ एक तिब्बतियन फोर्स को तैयार करने की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है, जिनको आगे चल के वो इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर में डिप्लॉय करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो इस रीजन को और क्लाइमेट कंडीशन के साथ अच्छी तरीके से परिचित हैं और अच्छी तरीके से इनको जानते हैं, तो उनको यहाँ पे ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जबकि अभी के जो पीपल लिबरेशन आर्मी के सोल्जर्स हैं उनको इस रीजन में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट ये है कि तिब्बतियंस चाइनीज को पसंद नहीं करते हैं, और तिब्बत के लोग स्पेशली एंटी चाइनीज होते हैं और ये चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं।
इस बात का ध्यान भी रखते हुए चाइना की तरफ से अभी मिक्स्ड तिब्बतियंस की फोर्स को तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है, यानी कि सिर्फ उन्हीं तिब्बतियन जवानों को सिलेक्ट किया जा रहा है जिनकी माँ तो तिब्बतियन है लेकिन बाप चाइनीज हान ओरिजिन से, या फिर एक्स चाइनीज ऑफिसर के बच्चों को भी रिक्रूट किया जा रहा है जिन्होंने तिब्बतियन लड़की से शादी की है। इसमें चाइना की तरफ से सावधानी बरती जा रही है क्योंकि तिब्बतियन चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी को या फिर पीपल लिबरेशन आर्मी को पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में अगर कोई भी एंटी चाइनीज एलिमेंट पीपल लिबरेशन आर्मी में घुस जाता है तो चाइना का पूरा वेस्टर्न फ्रंट कमजोर पड़ सकता है। अब भारत के पास भी तिब्बतियंस की एक यूनिट मौजूद है जिसका नाम विकास रेजिमेंट है और इसमें मेनली उन्हीं तिब्बतियन लोगों को भर्ती किया जाता है जो कि चाइना से आके हमारे कंट्री में रह रहे हैं। अगला अपडेट एक छोटा सा अपडेट है जो कि रफाल को लेके। आप सभी जानते हैं कि अभी रफाल की एक स्क्वाड्रन कंप्लीट हो चुकी है और अप्रैल में फ्रांस की तरफ से हमें जो रफाल डिलीवर किए गए थे उसी के साथ ही अंबाला एयरबेस में रफाल की पहली स्क्वाड्रन कंप्लीट हो गया था और इस दौरान साथ 4 रफेल को डिलीवर किया गया था। और अभी ये रिपोर्ट के मुताबिक आज एक बार फिर से फ्रांस की तरफ से 3 और रफेल को भारत भेजा जाने वाला है और अभी ये फ्रांस की मैग्नाक एयरबेस से टेक ऑफ करने के बाद बिना रुके ही सीधे भारत आने वाले हैं। इसी के साथ ही हमारे पास कुल मिलाकर 21 रफेल होने वाले हैं और इस 3 रफेल को भी हसीमारा एयरबेस में शिफ्ट किया जाएगा जहां पर अभी रफेल की दूसरी स्क्वाड्रन को तैयार किया जाएगा। इसके लिए पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना और बाकी सभी लॉजिस्टिक को सप्लाई करने की प्रक्रिया को शुरू किया जा चुका है और पहले से एक स्क्वाड्रन लीडर रैंक के ऑफिसर्स को ईस्टर्न कमांड के अंदर भी ट्रांसफर किया जा चुका है जो कि फ्रांस से ट्रेनिंग लेके भारत आने वाले पहले 5 पायलट में से एक थे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।